हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बेहतरीन, सब अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे और बिल्कुल पेशेंस लेवल को बना करके अपने रखते हुए आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं पहले कि मेरी वीडियोस को मैं बहुत स्लो बोलता हूं, इसलिए मेरी वीडियोस को आप 1.5 स्पीड में देखा करें। ठीक है, आपको बिल्कुल टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। और अगर मेरे पूरे टेंस में पास्ट टेंस की अगर वीडियोस को आप उठा लोगे तो 20 मिनट, 23 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स होगा, है ना। तो उस 30 मिनट्स के लेक्चर्स को आप मुश्किल से आप मुझे लगता है कि 4-5 लेक्चर होंगे, उसे आप 1.5-2 घंटे में मैं पूरा पास्ट टेंस कंप्लीट करा, पास्ट टेंस को मैंने कंप्लीट करा। आपको समझ में आ रहा है? आज का जो लेक्चर होगा ये बिल्कुल पास्ट टेंस अंतिम पड़ाव पे आज होगा और आज आपका पास्ट टेंस समाप्त होता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी भाई बहन को इसके पीछे वाले लेक्चर में कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आया हो, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के अतिरिक्त आपने कहीं से भी मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, दोस्तों ये कोचिंग्स का मॉडल्स पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले आप बैक ईयर्स के क्वेश्चंस को टच करो, उसके लेवल्स क्या हैं, ज़्यादा लेवल्स टफ नहीं आते हैं। ठीक है, ये कोचिंग वाले तो अपने खुद का इमेजिनेशंस करके बना लेते हैं। ठीक, रीजनिंग में जैसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे जब मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो रीजनिंग में जैसे इनइक्वलिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसमें टीचर अपने आप से कल्पना करके 5 का स्क्वायर -5 + 5 -0 इस टाइप का कल्पना करके अगला नंबर लिख देता है। अरे आपके एग्ज़ाम में बस सोचना, आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि बच्चे के पास रीजनिंग पावर है कि नहीं। ठीक है, बस उतना चेक होता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। उसी प्रकार से टेंस में भी आपको बस जनरल एक टेंस आना चाहिए। ठीक है, आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस कम्युनिकेशंस में आपकी फ्लुएंसी लेवल क्या है। ठीक है, तो आओ दोस्तों, हमने कल जिस टॉपिक की शुरुआत किया था वह कल टॉपिक था दोस्तों इफ़ के साथ जो भी वर्ड आएगा आगे, मैंने वो सब कल लिखा था एज इफ, है ना। वो जो भी कुछ लिखा हुआ था आप उसको कंसाइज कर लीजिएगा कि उसके साथ वो भी वर्ड हो सकता है। इफ़ पॉपुलर टर्म है इंग्लिश के, मतलब किसी भी क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत पॉपुलर टर्म है, इसलिए मैंने इसको बार बार यूज़ किया है। ठीक है, बोलिए, ठीक है ना। आइए देखिए दोस्तों, मैंने कल रूल नंबर फर्स्ट अर्थात पेयर नंबर फर्स्ट और पेयर नंबर 2 मैंने कल करा दिया था कि अगर इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो आगे आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड + V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब प्लस नाउन, ठीक, एक दूसरे पर्सन की तरह बनने की चेष्टा रखने वाला व्यक्ति अगर हो, इफ़ आई वर द CM, इफ़ आई वर द चीफ मिनिस्टर, इफ़ आई वर द टीचर, इफ़ आई वर द प्योन, कुछ भी बनना हो, तो इसमें मैंने ये 2 रूल करा रखा था। वर्ब प्लस नाउन वाला भी मैंने करा रखा था कि अगर वर्ब प्लस नाउन होगा तो उस जगह पर भी हम आगे आने वाले सेंटेंस में वुड + V1 खोजते हैं। आज का जो थर्ड रूल है बहुत कम इम्पोर्टेंट है, ना के बराबर क्वेश्चन आता है, आता ही नहीं है मान लो, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है पेयर नंबर 3 के तहत कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ़ के साथ हैड + नाउन आता है तो आगे आने वाले सेंटेंस में वुड + V1 का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो इस पर हम थोड़ा एक क्वेश्चन बस मैंने कराया है और ये देखो दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने बस इस पर एक तरह से आपको मैंने दिखा दिया कि अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो आप फ्लॉप ना हो। ठीक है, आइए देखो दोस्तों, पेयर नंबर 3 क्या है। पेयर नंबर 3 मैंने इसको यहाँ पर नोटिस किया हुआ है। देखो, यदि इफ़ के साथ अगर हैड + नाउन आता है, हैड + नाउन आता है तो आगे बचे हुए सेंटेंस में मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया, वुड हैव मैंने लिख दिया है। ये पेयर नंबर 3 बहुत गलत मैंने किया है यहाँ पर, सॉरी। यहाँ पर देखो आप, वुड के साथ
वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया था। अब ध्यान से सुनो, देखो दोस्तों, इफ़ के साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस नाउन होगा, हेड प्लस नाउन अगर बीच में आता है तो आगे बचे हुए सेंटेंस में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें। नो, ओके। अब आगे आइए। देखो दोस्तों, इस पर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि ये रूल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है। जो रूल इम्पोर्टेंट है वो नेक्स्ट लेवल का रूल है। अगर सबसे ज़्यादा पास्ट में अगर इफ़ के साथ प्रश्न बनते हैं तो इफ़ के साथ सबसे ज़्यादा वर नाउन का क्वेश्चन बनता है और हेड प्लस भीतरी का क्वेश्चन बनता है, जिसके ऊपर मैंने लिखा भी है MIMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो समझना ध्यान से। मैंने क्या लिखा? इफ़ आई हैड, देखो दोस्तों, आई क्या है? सब्जेक्ट है। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ए लॉट ऑफ मनी, ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इफ़ के साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेड आया, हेड के साथ नाउन आया, तो आगे बचे हुए सेंटेंस में कुछ सोचना ही नहीं है, वुड प्लस V1 ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से सुनो, विल डोनेट, विल हैव डोनेट, वुड हैव डोनेट, वुड डोनेट। एकदम अच्छे से समझना इस पूरे क्वेश्चंस को। किसी भी तरह से कोई दिक्कत अगर होगा तो मुझे अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं इस बात को आज समझना होगा आपको। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं पता है, मान लो आप एग्जाम में गए, आपको रूल ही नहीं पता है। ठीक, कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं, तब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बस मेरा पहला रूल याद होना चाहिए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत सर पास्ट से होती है तो बाकी बची हुई सेंटेंस का अंत भी पास्ट से होता है। ठीक, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। ये विल है, ये डोनेट है, सर ये पास्ट में तो है ही नहीं, इसलिए पहला गलत। सर विल लग गया, सर ये पास्ट में तो है ही नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ वुड है, यहाँ भी वुड है। सर कुछ प्रॉब्लम इन दोनों में, अब इतना तो आप पहुँचा दिए कि सर ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, बाकी बचा हुआ C और D ही इसका आंसर होगा। तो क्या करेंगे? देखो दोस्तों, वुड हैव डोनेट, वुड डोनेट, मैंने क्या बोला था? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आई वुड हो गया, वुड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डोनेट। बोलो कोई दिक्कत? इसलिए दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस रूल को समझने में आपको? पेयर नंबर 3 आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत कर रहा है? नहीं। आगे बढ़े। अब अगला देखिए, पेयर नंबर 4। मैंने इस पे एक ही क्वेश्चन कराया है, आप इस टाइप के मैंने इसलिए कराया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, चाहूँगा तो इस पर मैं 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं होगा। इसके पीछे आप लोग देखिएगा, मैंने 25 से 20 एग्जाम्पल के मैंने कराया होगा पूरे पास्ट टेंस में, और आज आप लोग लगभग 10 एग्जाम्पल, आज लगभग 30 से 35 एग्जाम्पल पूरे पास्ट टेंस में मैंने कराया। तो इतना बेहतर होता है, आप लोग खुद से खोज के सर्च कर सकते हैं। पेयर नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखा है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, यदि इफ के साथ हेड लगा हो और हेड के साथ नाउन ना हो, हेड के साथ नाउन ना हो, क्या लिख रहा है? सर ये कैसे पहचानें कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कैसे पहचानें कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है? एक मैं यहाँ बात बताता हूँ। यहाँ पर ये जो भी पॉइंट खाली है, मैं इस पॉइंट पर आपको मैं कुछ डिक्टेट कराता हूँ और फिर मैं इसको मिटा दूंगा। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, इसी पॉइंट के अंदर मैं समझा दूंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड है और कैसे समझेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो दोस्तों, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब की फॉर्म लगी है, ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है, अर्थात मान लो ध्यान से, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब हैड है, ठीक, और यहाँ पर मैंने पास्ट लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब का फॉर्म लिख के आता है तो ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। समझ में आ गया क्या? अब ध्यान से सुनना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर यहाँ पर मैंने फिर से पास्ट लिख दिया, सी, यहाँ जैसे मान लो मैंने लिख दिया सी पास्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब
की अनुपस्थिति होगी। ठीक, तो उस सेंस में दोस्तों याद रखिएगा, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो उस सेंस में हमेशा यह वर्ब का सेकंड फॉर्म माना जाता है। ठीक, अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी वर्ब का फॉर्म जुड़ा होगा और वो पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो उस सेंस में हमेशा यह वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है। कोई दिक्कत? एक बार ओके तो कर दो, समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनने अच्छे से। देखो दोस्तों, पेयर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेयर नंबर 4, अगर मैंने बोला इफ के साथ सब्जेक्ट लगा हो और सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बाकी बचे हुए सेंटेंस में, ध्यान से सुनिएगा, बाकी बचा हुआ सेंटेंस अगर ऊपर वाले में हेड प्लस V3 लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो नीचे बचे हुए सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों, इफ है, इफ के साथ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, इफ शी हैड कॉल्ड मी अप आई, क्या मिला दोस्तों? सब्जेक्ट। और मैंने बोला था इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और बाकी बचा हुआ सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इसलिए दोस्तों हमारी प्रॉब्लम्स किस पार्ट में आ रही है आपको देखो, सब्जेक्ट के बाद सर आपने बोला था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पर वुड तो है लेकिन हैव नहीं है और यहाँ इन फॉर्म है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए किस जगह पर एरर होगा? इस पार्ट में एरर होगा। इसलिए क्या लिखेंगे? वुड, यहाँ पूरा मैं आपको अच्छे से कर दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे? वुड हैव, क्या लिखेंगे? समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वुड हैव और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वुड हैव इन्फॉर्म। बोलिए किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत? एक बार कमेंट करो, सर मज़ा आ गया, पूरा पास्ट टेंस समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, आज बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं और बिल्कुल पूरी तरह से इसको परास्त कर देंगे हम लोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आइए देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हेड से शुरू है, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। हेड है, फिर क्या है? सब्जेक्ट है, फिर क्या है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है नोन, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। और बाकी बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा सर, सब्जेक्ट के साथ वुड होगा, वुड तो है सर, लेकिन हैव अलाउ लिखा हुआ है, इसलिए सर यहाँ हैव छूटा हुआ है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए एरर किस पार्ट में है सर? इस पार्ट में है सर। यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों? वुड हैव अलाउड। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो कोई दिक्कत? किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी प्रॉब्लम समझने में अगर हो तो आप लोग कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये मेरा पेयर नंबर 3 और पेयर नंबर 4 ये दोनों समाप्त हुआ। इफ़ का पूरा कॉन्सेप्ट जो भी जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, मैंने सारे प्रश्नों को मैंने करा दिया आपको। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। याद रखिए, लाइफ में हर चीज़ में ये रूल फॉलो होता है कि अगर बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है तो सक्सेस के करीब आएगा। ठीक, जो बच्चा किसी को फॉलो कर रहा होगा उसमें कितना ज़्यादा फॉलो कर रहा है इस पर निर्भर करता है उसे अपना बनाने में। ठीक है, मतलब कोई अपना कब होगा? जितना ज़्यादा आप फॉलो करिए, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आएंगे उतना ही ज़्यादा वो बंदा आपके करीब आएगा। इसलिए लाइफ का ये रूल होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, एक रूल है फ्रेम ऑफ टाइम का और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेम ऑफ टाइम दोस्तों, आप फ्रेम ऑफ टाइम में क्या है? जैसे सबसे पहले क्या आता है? ईयर, ईयर के बाद क्या आता है दोस्तों? मंथ, मंथ के बाद क्या आता है? वीक, वीक के बाद क्या आता है? डे। तो लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट बनता है उस पर मैंने आज काम किया है। जैसे देखो दोस्तों, कहीं भी फ्रेम ऑफ टाइम में अगर ये सब वर्ड आ जाए और यही सब ज़्यादातर मिलते हैं, यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर एंड लास्ट मंथ, मैंने आपको बताया था। अब कोई पूछ रहा है टुमारो क्यों नहीं आएगा? अरे आने वाला कल, फ्यूचर है वो, तो मैं पास्ट की बात पढ़ा रहा हूँ, बता।
समझ गए बालक? तो देखो दोस्तों, फ्रेम ऑफ टाइम में अगर यस्टरडे आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, ये जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत सिंपल होता है। किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक रूल आपको क्या याद रखना है, बस क्या याद रखना है दोस्तों, ध्यान से आपको समझना है। देखो दोस्तों, कहीं भी फ्रेम ऑफ टाइम आपको दिखे, इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कहीं भी आपको फ्रेम ऑफ टाइम दिखे, यस्टरडे, एगो, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, इस टाइप का जब भी स्टेटमेंट में आपको दिखे, तो दोस्तों ये वर्ड जहाँ भी दिख जाए, इस वर्ड के आस या पास में जो भी वर्ब की क्रिया होगी, ध्यान से सुनना, इसको मैंने लिखा नहीं है, यहाँ जो भी इसके आसपास में जो भी होगा हमेशा वो पास्ट में बनता है, ठीक है। और आगे बचे हुए सेंटेंस में किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या लिखा, लास्ट ईयर टू पाकिस्तान, लास्ट ईयर है, यहाँ पर समझो ये लास्ट ईयर है, यही फ्रेम ऑफ टाइम है। लास्ट ईयर टू पाकिस्तानी प्रिजनर्स escapes from the prison camp during the war in अफगानिस्तान। ठीक है, देखो पहले सेंटेंस को पहले ध्यान से सुनो। सर आपने क्या बोला कि देखो दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, एकदम अच्छे से सुनिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारा फ्रेम ऑफ टाइम दिखा दोस्तों। इस फ्रेम ऑफ टाइम के पास में जो भी वर्ब होगा वह वर्ब हमेशा पास्ट में बनेगा। और सर अभी तक हमें वर्ब सिर्फ एस्केप्स दिखा, समझ में आया? इसलिए सर यहाँ एस्केप्स क्या है सर, ये प्रेजेंट में चला गया, लेकिन सर आपने बोला यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एस्केप्ड। ठीक, बहुत सिंपल है। ठीक, कि किसी भी इस फ्रेम ऑफ टाइम के आस या पास में कोई भी सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट में होगा, जो भी वर्ब होगी हमेशा पास्ट में होगी, जो सबसे पहले पास में आ जाए वही क्या होगा, पास्ट में बनता है, कोई दिक्कत नहीं। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, आई हैव विजिटेड मुंबई, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 2 years एगो। दोस्तों देखो सबसे पहले हमको हमें फ्रेम टाइम पकड़ना है, ठीक है। ये जो भी हमारा टाइम का जो भी फ्रेम है, इस टाइम की फ्रेम को पहले पकड़ना है। इसके बाद इसके नियरेस्ट, पहले आगे नहीं जाएंगे, पहले इसके नियरेस्ट खोजेंगे कि सर नियरेस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो इसके आगे का हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। प्रॉब्लम कहाँ करेगा सर, इसके पहले का हेल्पिंग वर्ब, अर्थात यहाँ पर सर ये आई हैव लिखा हुआ है, सर यही मुझे मिस कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था सबसे पहले इसके आगे हो या इसके पीछे हो, जो सबसे नज़दीकी हो उसी को हम हमेशा पास्ट में बनाते हैं। इसलिए आई हैड विजिटेड मुंबई 2 years ago, बट नाउ आई एम प्लानिंग टू विजिट इट अगेन। ठीक है, इसमें कोई एरर आपको दिखा, जल्दी से आप बताइए दोस्तों, और आप जल्दी से इसको आप कॉपी करो, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, इस फ्रेम ऑफ टाइम को आप जल्दी से काउंट करो, कोई दिक्कत अगर हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, समझ में आया क्या? 2 years एगो इसमें फ्रेम ऑफ टाइम था मेरे दोस्त, और 2 years एगो से पास में सबसे ज़्यादा कौन सी वर्ब है सर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसलिए हैव नहीं होगा, ये प्रेजेंट में सर, इसको पहले चेंज कर देंगे, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही जो रूल है, यही रूल जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये रूल एक बार KBS में आ चुका है, एक बार सुपरटेट में आ चुका है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल होता है, और इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक, देखो ध्यान से, देखो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम से होता है। इट इज़ टाइम, पहला क्या है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ अबाउट टाइम। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके साथ सब्जेक्ट लगा हो, ध्यान से सुनना, इसके साथ अगर सब्जेक्ट लगा हो
तो उसके आगे आने वाली फॉर्म हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इस बात को कभी ज़िंदगी में मत भूलना आप, बात समझ रहे हैं। और इसी पर मैं एक दूसरा रूल बेस्ड कराऊंगा जिसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व कराते हैं, उसके बाद आपको आगे इस पर बेस्ड कराएंगे और इसी के बाद पास्ट टेंस का आज समापन कर देंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, इट इज़ टाइम यू आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, इट इज़ टाइम से किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत होती है, इट इज़, बच्चे यहाँ क्या समझ लेगा, इट इज़ टाइम, इट इज़, अरे नो यार, इट इज़ का मतलब क्या, प्रेजेंट में चलेगा क्या, नो। ये एक रूल है, इस रूल को आपको बेसिक्स से हाई टू लेवल पर आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या है दोस्तों, इट इज़ टाइम से अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा और हमेशा क्या होता है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इसलिए मेरे दोस्तों यहाँ पर आर नहीं होगा, स्टार्टिंग नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, यू स्टार्टेड। बोलो एकदम अच्छे से समझ में आए क्या, यू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, कोई दिक्कत, नो सर। और दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा KBS PRT 2018 में आ चुका है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहीं से भी आउट ऑफ कवरेज नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा होगा तो आप बिल्कुल इसे बताइए कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बोलिए जल्दी से आप कॉपी करिए, इस पहले सेंटेंस को आप लोग जल्दी से कॉपी करो। कोई दिक्कत नहीं है। आओ दोस्तों अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो दोस्तों अगला क्या है, इट इज़ हाई टाइम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद सर सब्जेक्ट आपने बोला था, सब्जेक्ट के बाद सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, हायर क्या है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इस जगह पर क्या होगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हायर नहीं होगा, हायर्ड होगा। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पर बना लीजिएगा, हायर्ड होगा, हायर्ड ए बस फॉर द पिकनिक, ओके, कोई प्रॉब्लम। इसलिए मैंने तीनों पर लिया। इट इज़ अबाउट टाइम, दे सब्जेक्ट हो गया, ये इट इज़ अबाउट टाइम से स्टार्टिंग हो गया, हैव नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसलिए यहाँ क्या होगा, हैव क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये प्रेजेंट में बनता है, हैव या हैज़ का पास्ट हमेशा क्या होता है, हैड होता है, मैंने आपको 20 बार समझाया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या बनेगा, हैव भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए क्या होगा, दे टुक देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ मेरे भाई जल्दी से कमेंट्स करो आप लोग कि सर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के साथ जब भी आएगा हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत, नो। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसी रूल को मैं थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ तो शायद आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस रूल को अच्छे से कॉपी करिएगा। रूल नंबर सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, इसको आप लोग कॉपी कर चुके होंगे, या तो आप लोग अगर जो लोग कॉपी नहीं किए होंगे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते थे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वर्ड रहेगा यही, रूल नंबर नेक्स्ट है, इसी पर बेस्ड है। बच्चा कहाँ कन्फ्यूजन करता है, एकदम अच्छे से सुनिएगा, मैं आपको मिटाता हूँ थोड़ा सा। देखो दोस्तों रूल यही रहेगा, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। टीचर्स गलती सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सिर्फ एक रूल पढ़ाते हैं, बच्चे को कन्फ्यूजन करा देते हैं और बच्चा हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम एंड इट इज़ अबाउट टाइम के साथ ध्यान से सुनना, मैंने बोला था सब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा। अगर इसके बाद टू लगा हो, क्या लगा, एकदम अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले वाले में सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इट इज़ टाइम टू, इट इज़ हाई टाइम टू, इट इज़ अबाउट टाइम टू, अगर इस टाइप का सेंटेंस होगा तो हमेशा इसके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कोई दिक्कत है क्या आपको बात समझ में आई? सर दूसरा रूल क्या था, अगर इसी के बाद अगर यहाँ सब्जेक्ट आ गया, वर्ब ना आए तो क्या लगते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको अंतर समझ में आया क्या मेरे भाई? अगर इट इज़ टाइम टू होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और आप दोनों एग्जांपल को आप अच्छे से करिएगा तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला ध्यान से सुनिएगा, इट इज़
टाइम टू, मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। इट इज़ टाइम टू वेंट, इट इज़ टाइम टू वेंट, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू गोज, ठीक। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नो, नोन ऑफ दिस। जल्दी से इसका ऑप्शन बताओ आप लोग। दोस्तों आप जहाँ कन्फ्यूज्ड होगे उस बात को मैं उठाता हूँ। जैसे इट इज़ टाइम टू लग गया सर, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला था इट इज़ टाइम टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। कोई दिक्कत बताओ मेरे को। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल और मेरे को बताना आप लोग। इस टाइप इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका बताओ। इट इज़ about to, it is about to starts, started, start, none of these। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। A, B, C एंड D। मुझे जल्दी से बताओ इट इज़ अबाउट टू क्या होगा आगे, बताओ जल्दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्या होगा? इट इज़ अबाउट टू गो, इट इज़ टाइम टू गो एंड इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। आपको बात समझ में आया मेरे दोस्तों? अबाउट टू, इट इज़ अबाउट के बाद अगर टू लगा हो तो टू के बाद याद रखना, ये जो भी प्रीपोजिशंस मैंने लगाया यहाँ पर, इस प्रीपोजिशंस टू के बाद हमेशा और हमेशा याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप लोग इस बात के लिए उलझ मत जाइएगा कि सर आपने भी समझाया। जैसे इट इज़ हाई टाइम, टू नहीं लगा हो, बस यहाँ पर वर्ब सब्जेक्ट हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई दिक्कत किसी भी वाला को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ गया, ठीक। तो आज मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पास्ट टेंस क्या हो गया? समाप्त, ठीक। अगले टेंस हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो होगा फ्यूचर टेंस। यहाँ से क्या करेंगे? स्टार्ट। लेकिन है इसमें, लेकिन लगा दिया मैंने। अगर आप लोग मेरी वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपने किए गए मेरे जो भी पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट पर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपनी कमी को नहीं बताएंगे और कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास उस सूचना को नहीं देंगे, तो मैं इस वीडियोस को इसी के बाद में पढ़ाना बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो पास्ट टेंस आज समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, ओके, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर लाइफ।